एक बार रिवाइज करते हैं। और जो लास्ट डिस्कशन था वो ये था कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसका हमने एनालिसिस किया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है दो फ्रेजेस से बना हुआ है, एन एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सबल बाय लॉ। हमने पढ़ा इन्फोर्सबल बाय लॉ मीन्स दैट मस्ट बेस्ड ऑन लीगल ऑब्लिगेशन, और यू कैन से कि लीगल रिलेशनशिप। हमने पढ़ा कि फैमिली मैटर्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि फैमिली मैटर्स में पेरेंट्स अपने बच्चों को, हस्बैंड अपनी वाइफ को तमाम प्रोमिस करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अनफुलफिल्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से ट्रीट करेंगे तो कोर्ट में केसेस की बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। कल हमने पढ़ा था, यानी जो लास्ट डिस्कशन था उसमें पढ़ा था कि पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया लैपटॉप दिलाने का अच्छे रिजल्ट्स पे। ऐसा शायद हर घर में होता है, और अगर इसको हम कॉन्ट्रैक्ट में माने तो हर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद बच्चे कोर्ट चले जाएंगे अपने पेरेंट्स के खिलाफ़, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करते, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल और दिया था कि हर घर में जब भी फंक्शन होता है तो वो अपने आसपास के लोगों को इनविटेशन देते हैं, दैट इज़ अ सोशल रिलेशन। और उसमें जिन जिन को इनवाइट किया जाता है वो प्रॉमिस भी करते हैं डेफिनेटली आई वी विल कम। बट दुनिया का शायद ही कोई फंक्शन ऐसा हो जिसमें सारे लोग पहुंच गए हों। तो ऐसे में क्या हम उनको कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा मानते हुए इस रिलेशन को हम कोर्ट कचहरी करना शुरू करें? अगर ऐसा करें तो हर फंक्शन के नेक्स्ट डे नोटिसेस शुरू हो जाएंगे कि आप नहीं आए थे हमारे फंक्शन में, आपकी वजह से हमारा ये नुकसान हुआ, हमारा नुकसान भर दो, ठीक है ना। क्लियर है ना इतना? तो इसलिए हमने बात की कि कमर्शियल रिलेशन जहाँ पर दो लोग मिलकर के कोई गिव एंड टेक की बात करते हैं, कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं, देन देर इज़ अ क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन एंड देर इज़ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, तो हमने पढ़ा था कि दो लोगों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाए तो इट इज़ एन एग्रीमेंट। अब दो लोग, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टी होंगे। जैसे अगर हम अपना ही एग्जाम्पल दें तो तुम में से जो भी बच्चा यहाँ पर आया होगा इंस्टीट्यूट में, उसने एक ऑफ़र किया कि सर क्या आप सीए फाउंडेशन पढ़ा दोगे। आपने इतना ही डायलॉग बोला होगा, बट उसमें हिडन था कि अगर आप हमें पढ़ा दोगे तो आपकी हम फीस पे कर देंगे। तो इनडायरेक्टली क्या स्टेटमेंट निकल के आ रहा था कि वी आर प्रॉमिसिंग टू पे द अमाउंट इफ यू प्रोवाइड अस कोचिंग फॉर सीए फाउंडेशन, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया तो इट मीन्स ऑफर वॉज रिजेक्टेड। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कहा इट्स ओके, हम रेडी हैं, तो इसका मतलब था एक्सेप्टेंस। तो दो लोग हो गए, स्टूडेंट्स एंड कोचिंग। ऑफर स्टूडेंट्स की साइड से, कोचिंग की साइड से एक्सेप्टेंस, बन गया प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस बना? कोचिंग का प्रॉमिस पढ़ाने का, स्टूडेंट का प्रॉमिस फीस पे करने का, ठीक है। स्टूडेंट का फीस पे करने का प्रॉमिस कोचिंग के लिए रिटर्न है, कंसिडरेशन है, और स्टूडेंट को कोचिंग का प्रॉमिस पढ़ाने का वो स्टूडेंट के लिए कंसिडरेशन है। यानी मेरा प्रॉमिस तुम्हारे लिए कंसिडरेशन, तुम्हारा प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन, बन गया एग्रीमेंट। और कल को हमने पढ़ा दिया, तुमने फीस पे नहीं की, देन कैन वी गो टू द कोर्ट और नॉट? ऑफ कोर्स। और जस्ट टेक द अपोजिट साइड, तुमने फीस पे कर दी, हमने नहीं पढ़ाया, अगेन यू कैन गो टू द कोर्ट। यानी बोथ पार्टीज कैन टेक द लीगल असिस्टेंस। कि क्यों? बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज, गिव एंड टेक सब डिसाइड हो गया था, ठीक है ना। इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने दूसरा टॉपिक उठाना शुरू किया था कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एसेंशियल्स का जिक्र सेक्शन 10 में दे रखा था, जो मैंने बताया था कि सेक्शन 10 सिंपल लाइन में बोलता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ देर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स विच आर फुलफिल्ड इफ। तो वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट है? नंबर 1 थी कि इट मस्ट बेस्ड ऑन फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सेकेंड था कि पार्टीज जिनकी फ्री कंसेंट की बात कर रहे हैं, दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। तीसरा था कि देयर कंसिडरेशन वाज लॉफुल, यानी वॉट एवर दे आर गेटिंग इन रिटर्न ऑफ देयर प्रॉमिस दैट मस्ट बी लॉफुल। भाई तुमसे हमने पैसे मांगे, दैट इज लॉफुल। हमसे तुमने सर्विस मांगे, दैट इज लॉफुल। अब तुमने कहा सर हमें ट्रेनिंग दे दो, हमने कहा ठीक है मिल जाएगी। कौन सी ट्रेनिंग? बोले सर गन चलाने की ट्रेनिंग। हमने कहा मिल जाएगी। बोले कि नहीं सर आप पूरी बात समझ लो, हमें तमंचा चलाना सिखाना है। अब क्या हम हाँ बोले? बोले नहीं आपको 10,000 रुपये मिलेंगे फीस के। तो मान लो अगर एग्री कर गया मैं, तो मेरे को जो आप दे रहे हो दैट इज अ मनी, मनी में कोई दिक्कत नहीं है, बट उस मनी के रिटर्न में मैं आपको क्या दे रहा हूं? एक ट्रेनिंग, एक वो ट्रेनिंग जो इलीगल है यानी अनलॉफुल है। तो इसीलिए जब भी आप डील करो तो उस डील में जो आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी जिसे हम कंसिडरेशन बोलते हैं, दैट मस्ट बी लॉफुल। आप बाजार से चीनी ले आओ, चाय पत्ती ले आओ, नमक ले आओ, आटा ले आओ, कोई दिक्कत है क्योंकि पैसा दे रहे हो, सामान ले रहे हो। लेकिन अगर आप वहीं पर जाते हो ब्राउन शुगर, कोकीन, हेरोइन परचेज करने, तमंचा परचेज करने, तो इसका मतलब दैट इज अनलॉफुल। ठीक है, क्लियर है। दूसरी सिचुएशन कि आपने फिर मुझसे बोला कि सर हमें ट्रेनिंग दे दो। मैंने कहा किस चीज़ की? बोले बंदूक चलाने की। तो मैंने कहा कौन सी? बोले लाइसेंसी बंदूक चलाना सिखा दो, हमें तो आप गन चलाना सिखा दो। तो क्या दिक्कत है कोई यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने पूछा कि आप गन चलाना क्यों सीखना चाहते हो? तो आपने बोला कि मैं गन इसलिए चलाना सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं एनसीसी ज्वाइन करके और फिर आर्मी ज्वाइन करने का मेरा ड्रीम है, ताकि मैं नेशन की सर्विस कर सकूं। तो मेरा और तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है गन चलाना, उसका ऑब्जेक्ट यानी हमारा जो मोटिव है दैट इज लॉफुल और अनलॉफुल। लॉफुल क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, हम लाइसेंसी बंदूक से वो करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, और हमारा मोटिव भी क्लियर है कि हम देश की सेवा करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, सिचुएशन चेंज कर देते हो, फिर वही लेते। तुमने मुझसे कहा कि गन चलाना सिखा दो, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा गन चला के सीख के करोगे क्या? बोले मैं टेररिस्ट बनूंगा और हिंदुस्तान के लोगों को मार करके और आतंक फैलाऊंगा। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल। देखो चीज वही है, वही गन चलाने की ट्रेनिंग, लेकिन अगर आप नेशन की सर्विस के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो देन इट इज लॉफुल, और अगर आप टेररिज्म फैलाने के लिए ले रहे हो देन इट इज अनलॉफुल। हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा ना केवल कंसिडरेशन लॉफुल हो बल्कि हमारा ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक। एंड लास्ट वन इज कि दैट एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। सेक्शन 10 में ही दे रखा है, पेज नंबर 1.4 पे बॉक्स के नीचे। ठीक है, लास्ट समझ गया? समझ गए? तो लास्ट में क्या है कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कानून कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उनको क्लियर कट वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं तुम्हारे को थोड़ा सा हट के देता हूं कि हिंदुओं में एक गोत्र का चक्कर होता है, जानते होगे कि जब मैरिज होती है तो लड़के और लड़की का गोत्र मिलाया जाता है। ठीक है, सेम गोत्र के लोगों को माना जाता है कि वो एक ही परिवार के हैं, इसलिए उनके बीच में शादी नहीं हो सकती। तो अगर हम उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से देखें तो सेम गोत्र के एक लड़के और लड़की ने शादी कर ली, तो इन द आईज ऑफ हिंदू लॉ दैट मैरिज इज वॉइड, क्योंकि हिंदू लॉ जो है वो ऐसे विवाह को नहीं मानता। तो वो क्या कहता है? बोले ठीक है ऐसे मत करो जो गोत्र से रिलेटेड हो, और एक और बोलते हैं सपिंडा रिलेशन। तो मत जाओ इतने डिटेल में, बस मोटा मोटा याद करो कि सर्टेन कैटेगरी के रिलेशनशिप में शादी करना मना है, फिर भी अगर दो लोगों ने उस कैटेगरी में शादी कर ली तो उस शादी की कोई वैल्यू नहीं होगी। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में किसी को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट, आपने अपने फ्रेंड से बोला कि तुम शादी मत करना, ये पकड़ो 10 लाख रुपए, जिंदगी भर कुंवारे बने रहना, तो
तो इस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, वो आपसे पैसे भी ले ले और अगले दिन शादी कर ले, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कानून कहता है ऐसा एग्रीमेंट क्यों किया। सेक्शन 26 में एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड दिख रखा है। ऐसे ही तुम लोगों ने में से एक ने प्लान किया कि मैं सबको 5-5 लाख रुपए दूंगा और इस बैच का कोई भी बच्चा सीए की प्रैक्टिस मतलब नहीं करेगा, मैं ही करूंगा, इस सिटी में सीए की प्रैक्टिस केवल और केवल मैं करूंगा, तुम लोगों को मैं पैसे दे रहा हूँ, अपनी ऑफिसेस बंद करो, आप कोई काम नहीं करोगे, क्या ठीक है? इसे बोलते हैं एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो किसी को अपनी चॉइस का बिजनेस करने से आप नहीं रोक सकते, दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन सेक्शन 27। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री कंसेंट से करो, कॉम्पिटेंट पार्टीज के बीच में करो, आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, और आपका एग्रीमेंट उस कैटेगरी का नहीं होना चाहिए जिस कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली मना कर दिया गया है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें ऐड करना है हमारे को कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट को तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ एग्रीमेंट्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया गया कि दीज आर वॉइड, बट देर आर सर्टेन अदर एग्रीमेंट्स ऑल्सो which are not expressly declared void under Indian Contract Act, still they are void as per the interpretation of court और as per the provisions of other law। यानी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कानून, कुछ एग्रीमेंट्स को अलग कानून ने अगर मना कर दिया तो हमें वो भी नहीं करना, या कोर्ट ने मना कर दिया तो हमें वो भी नहीं करना। जैसे एक माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं करना, और इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था एक केस में, जिस केस का नाम था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो हमें उसको भी मानना है कि अगर वो डिसाइड कर दिया कोर्ट ने कि माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर है ना? फिर हमने अपने हिसाब से एक वो बनाया था जो है इसके एसेंशियल्स के लिए, और जो स्पेस पे नहीं है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी लिखूँगा, घसीटा मारूंगा, आप समझ जाना। हमने लिखा था CONTRACT, ठीक है? तुमने लिख लिया था ना, तुम बच्चों ने लिखा, तो आपस में शेयर कर लेना, ठीक है ना? तो C फॉर, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी समय खराब होगा, C फॉर हमने कॉम्पिटेंट पार्टीज, हमने पढ़ा कि दो लोग होंगे, दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए। फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन प्रॉपर वे, ठीक है? यानी कि हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो लेकिन वो भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? नॉट फैमिली, सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशन और प्रॉमिस, यानी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फैमिली प्रॉमिस वाला ना हो, सोशल प्रॉमिस वाला ना हो, और पॉलिटिकल प्रॉमिस वाला भी ना हो, ठीक है? ओनली लीगल वाला हो, लीगल रिलेशनशिप वाला हो, ठीक है? फिर हमने पढ़ा कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स हैं एंड कंडीशंस हैं, वो क्या हो ना, मस्ट बी क्लियर हो, सर्टेन हो। मैं फिर वही मैं घसीटा मार रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है? और नहीं तो फिर रिकॉर्ड में चेक कर लोगे, नहीं तो वैसे उसमें पढ़ा होगा, क्या नाम है, पुरानी क्लास में भी। फिर हमने पढ़ा R फॉर रिसीव्ड फ्री कंसेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पार्टी की कंसेंट जो है फ्री कंसेंट लेनी है, प्रेशराइज नहीं करना। और A फॉर एग्रीमेंट, जो भी मैंने बताया, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, अभी पढ़ा ना, वही था। C फॉर कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, अभी बताया मैंने।
और टी फॉर टाइम, प्लेस, यानी कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, किस समय होगा, वो सब डिसाइडेड हो, ठीक है। एंड अदर फॉर्मेलिटीज़, यानी आप अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ और फॉर्मेलिटीज़ को भी आपको पूरा करना होगा। तो ये मैंने अपने हिसाब से बता दिया था, मैं फिर भी एक बार बोल दे रहा हूँ, सब सुन लो। सी फॉर कॉम्पिटेंट पार्टीज, यानी एटलीस्ट देयर मस्ट बी 2 पार्टीज फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड बोथ पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन फिर भी आप इतना समझ लो कि मैच्योर होना चाहिए, साउंड माइंड यानी मेंटली फिट होना चाहिए, और लीगली डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, जैसे क्रिमिनल, इंसॉल्वेंट्स एटसेट्रा, ठीक है। देन हमने पढ़ा कि 2 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, फ्रॉम वन साइड देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड फ्रॉम अनदर साइड देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस। जब मैं ऑफर दूंगा, आप एक्सेप्ट करोगे, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और वो भी प्रॉपर हो, खाली डायलॉग बाजी ना हो। अगर जैसे मान लो तुम आकर के बोलते हो कि सर हमारे को कुछ पढ़ा दो, तो दैट इज नॉट एन ऑफर, क्योंकि इसमें चीज़ें है ही नहीं, क्लियरिटी नहीं है। तो आपको क्लियर बोलना पड़ेगा कि सर क्या सीए फाउंडेशन की कोचिंग आप हमारे को करा दोगे। इनडायरेक्टली आपका स्टेटमेंट ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यू आर रेडी टू पे द फीस, ठीक है। देन हमने कहा टर्म्स एंड कंडीशन, आपकी कुछ टर्म्स हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, जैसे कोचिंग कहता है कि ठीक है वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू द सर्विसेज, बट द कंडीशन इज कि आपको एडवांस में इतना पैसा देना पड़ेगा, फिर आपको इंस्टॉलमेंट में ऐसा देना पड़ेगा, आपको इतने बजे की से इतने बजे तक ही कोचिंग मिलेगी, आपको उसी टाइम आना पड़ेगा। तो वॉट एवर टर्म्स एंड कंडीशन यू आर गोइंग टू मेक, एट फर्स्ट मेक, डिसाइड एंड टेक कंसेंट ऑफ बोथ दी पार्टीज, देन कॉन्ट्रैक्ट होगा। और कंसेंट कैसे लेना है, तो अगला पॉइंट आ गया कि इट मस्ट बी रिसीव्ड फ्रीली, यानी कि बिना डर के, बिना दबाव के, बिना इमोशनल ब्लैकमेल के, बिना गलती कराए आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए दूसरी पार्टी को एग्री करना है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं तुम्हारे को देता हूँ। डेफिनेटली सबने शोले मूवी जरूर देखी होगी, और शोले मूवी में जब बसंती ने शादी करने से मना कर दिया, मौसी भी तैयार नहीं हुई है, तो धर्मेंद्र ने टंकी पे चढ़ के सुसाइड की थ्रेट दे करके कंसेंट लिया। तो क्या ये कंसेंट ओके मानोगे? सिंपल सी बात है, अगर उस टंकी पे चढ़ के सुसाइड का प्रेशर ना बनाया गया होता तो शायद रजामंदी यानी कंसेंट बसंती की हाँ यानी नहीं मिलती कभी। दूसरी, ऐसे ही आज का अर्जुन एक मूवी है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसी का सीन है कि गांव वाले ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं और ठाकुर को गांव की ज़मीन चाहिए। तो गांव वालों को बुलाता है, फिर कहता है कि ज़मीन प्यार से दे दो और पैसे पकड़ो, लेकिन गांव वाले कहते नहीं हमारी माँ है ज़मीन, हम नहीं बेचेंगे। तो एक किसान को बुलाता है और उसको शूट कर देता है विलेन, और बोलता है देखो, और फिर उसका थंब इम्प्रेशन डॉक्यूमेंट में ले लेता है और बोलता है कि गांव वालों मैं सबकी कंसेंट, अब मैं उसे लॉ की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि देखो मुझे तुम्हारे साथ ये सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करना है और मुझे करना है, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम कंसेंट ऐसे नहीं दोगे तो वैसे दोगे, नहीं जिंदा रह के दे दो या मर के दो। अब इस आदमी ने कंसेंट अपनी यानी थंब इम्प्रेशन दे दिया, मैंने ले लिया, अब तुम्हारा नंबर है, क्या करोगे? तो गांव वाले सारे डर जाते हैं, सब लाइन से खड़े हो जाते हैं और वो उसके ठाकुर के जो गुंडे हैं वो पेपर लेकर के खड़े हैं, एक एक करके नाम बुलाया जाता है, वो सब आते हैं, थंब इम्प्रेशन लगा जाते हैं, यानी दे आर गिविंग देयर कंसेंट बाय पुटिंग देयर थंब इम्प्रेशन। बट द क्वेश्चन इज कि वेदर देयर कंसेंट बाय दिस वे इज फ्री कंसेंट? नो, डर है, कानून ऐसे कंसेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। कानून कहता है कि इफ यू वांट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट देन यू हैव टू टेक फ्री कंसेंट, नॉट द कंसेंट, फ्री कंसेंट। क्योंकि कंसेंट का मतलब तो कैसे भी आ जाता, ठीक है। एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको
कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, अभी थोड़ी देर बताया. एंड लास्ट पॉइंट इज कि एट व्हाट टाइम द कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, दैट मस्ट ऑल्सो बी डिसाइडेड. ठीक है. और साथ में मैंने एक वर्ड और ऐड कर दिया कि इफ देयर आर अदर फॉर्मेलिटीज which are required by a different law or by the system, then you have to fulfill those formalities also. जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको जा करके तमंचा परचेज करना है तो इलीगल है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा. लेकिन कहीं पे मेला लगता है, एग्जीबिशन लगती है, तो आपको प्लास्टिक की गन बड़े आराम से मिल जाएगी. होली के टाइम पे पिचकारी वाली गन आपको बड़े आराम से मिल जाएगी. तो क्या पिचकारी वाली गन लेने के लिए आप जाते हो या दीपावली पे पटाखे वाली गन लेने जाते हो, तो क्या उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अगर वहीं पर आप कोई भी वेपन लेना चाहते हो ओरिजिनल वाला, तो आपको गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी. लाइसेंस का पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही आपको वो चीज़ परचेज और कीप करने की परमिशन है. ठीक है ना. ऐसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर आप गाड़ी खरीदते हो, रिमोट वाली कार खेलने के लिए, तो क्या आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? चलाने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन इंश्योरेंस कुछ कराना पड़ेगा? नहीं. लेकिन अगर आप टू व्हीलर ले लो, कार तो छोड़ो, टू व्हीलर भी ले लो ओरिजिनल वाला, तो आपको ये सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद ही उसको सड़क पर चलाने की परमिशन मिलेगी. ठीक है, हो जाएगा. तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये मैंने तुम्हें बताई. और बुकिश अगर हम बात करें तो बुकिश में हम बैक फिर जा रहे हैं. तो देखो इसमें पेज नंबर 1.4 पे दे रखा था कि सेक्शन 10 को पढ़ते हैं तो हमारे को दिखाई पड़ता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्रीमेंट दिखाई पड़ गया. ठीक है. इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, तो फ्री कंसेंट दिखाई पड़ गया. ठीक है. ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज दिखाई पड़ गया. फॉर लॉफुल कंसिडरेशन फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये सारे पॉइंट्स सेक्शन 10 में मिल गए. लेकिन सेक्शन 10